हेलो स्टूडेंट्स, पिछले के वीडियो क्लास में मैंने आपको बताया था कि सिद्ध करें कि प्रत्येक न्याय में सिर्फ 3 पद होते हैं। तो उस चीज़ को मैंने बता दिया था कि प्रत्येक न्याय में सिर्फ 3 पद होते हैं। अगर 3 से कम यानी 2 हुआ तो वो साक्षात अनुमान होगा, और यदि 4 हुआ तो वो चतुष्पदी दोष हो जाएगा उसमें। तो इस वाक्य में ऐसा होने से या तो द्विअर्थी मध्यवर्ती पद का दोष होता है, यानी मध्य पद का अगर द्विअर्थ निकलता है तो मध्यवर्ती पद बृहद दोष होता है। उसके बाद द्विअर्थिक लघु पद का दोष होता है। तो इसमें अगर आप लघु पद का 2 अर्थ निकलता है, या बृहद पद का या मध्यवर्ती पद का, तो तीनों अर्थों में ये द्विअर्थिक दोष हो जाता है, और इसके चतुष्पदी यानी 4 पद का दोष इसमें आ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि प्रत्येक न्याय में केवल 3 ही वाक्य होते हैं, न 3 से अधिक न 3 से कम। तो इसमें है कि प्रत्येक न्याय में सिर्फ 3 वाक्य होते हैं, 2 आधार वाक्य और 1 निष्कर्ष। और जहाँ पर 3 से कम यानी 2 वाक्य होंगे, ये तो 3 से कम यानी 2 वाक्य वो होंगे, तो वह अनुमान मध्याश्रित अनुमान ना होकर साक्षात अनुमान होगा। और यदि 3 से कम वाक्य होंगे तब, और यदि 3 से अधिक वाक्य होंगे तो वो न्याय मध्याश्रित अनुमान ना होकर न्यायों का समूह, जिसको न्याय की माला भी कहते हैं, तो उसमें वो न्याय की माला हो जाएगी। अतः ये प्रमाणित होता है कि मध्याश्रित अनुमान में सिर्फ 3 वाक्य होते हैं, 2 आधार वाक्य और 1 निष्कर्ष। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुचित लघु पद का दोष क्या है। तो अनुचित लघु पद का दोष तब होता है जब लघु पद लघु वाक्य में अव्याप्त हो तो निष्कर्ष में व्याप्त हो जाए। यानी जब लघु पद लघु वाक्य में अव्याप्त हो लेकिन निष्कर्ष में वह जब व्याप्त हो जाता है तो उसमें अनुचित लघु पद का दोष आ जाता है। जैसे ऑल गुड मैन आर काइंड। दूसरा क्वेश्चन है ऑल काइंड पर्सन आर पुअर पर्सन। इसका निष्कर्ष निकलेगा ऑल पुअर पर्सन आर गुड मैन। तो यहाँ पर लघु पद पुअर पर्सन लघु वाक्य में ए का विधेय होने के कारण, यानी ए वाक्य का सिर्फ उद्देश्य व्याप्त होता है, विधेय व्याप्त नहीं होता है, तो यह अव्याप्त है। लेकिन निष्कर्ष में वो जो लघु पद है वो ए का उद्देश्य है और ए का उद्देश्य व्याप्त होता है, तो इसमें अनुचित लघु पद का दोष आ गया। अर्थात आधार वाक्य में जो लघु पद है वो अव्याप्त है, लेकिन निष्कर्ष में वह व्याप्त हो जाता है, क्योंकि ए वाक्य का सिर्फ उद्देश्य व्याप्त होता है, विधेय व्याप्त नहीं होता है। तो इस तरह से इसमें आज अगर तीनों वाक्य ए है तो इस तरह से इसमें अनुचित लघु पद का दोष आ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि अगर किसी अनुमान का बृहत् वाक्य अंशव्यापी हो और लघु वाक्य निषेधात्मक हो तो उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता है। तो इसमें अगर बृहत् वाक्य अंशव्यापी हो यानी आई और ओ हो, और है तो यदि अनुमान का लघु वाक्य निषेधात्मक हो और बृहत् वाक्य तब अवश्य ही भवात्मक होगा। यानी एक वाक्य अगर निषेधात्मक है और दूसरा वाक्य भी निषेधात्मक होगा तो 2 निषेधात्मक वाक्यों से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। इसलिए यदि लघु वाक्य निषेधात्मक है तो बृहत् वाक्य अवश्य भवात्मक होगा। और दिया हुआ है कि बृहत् वाक्य अंशव्यापी है। अंशव्यापी है अर्थात आई है, क्योंकि ए तो इसका पूर्णव्यापी वाक्य है, तो ए वो नहीं हो सकता है, अंशव्यापी भवात्मक होगा। अतः बृहत् वाक्य अंशव्यापी भवात्मक है, अर्थात लघु वाक्य निषेधात्मक है।
अतः वह ई होगा। तो ओ नहीं हो सकता है क्योंकि बृहत वाक्य आई है। तो ये बात है कि अगर एक अंश व्यापी भावात्मक है यानी आई है, तो दूसरा जो वाक्य होगा वह ओ नहीं हो सकता है, क्योंकि दो अंश व्यापी वाक्यों से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। तो इसका मतलब है कि ई होगा, क्योंकि ई जो है सो पूर्णव्यापी निषेधात्मक वाक्य है। तो एक होगा पूर्णव्यापी निषेधात्मक और दूसरा होगा अंश व्यापी भवात्मक। तो दो अंशव्यापी भवात्मक, अतः निष्कर्ष भी निषेधात्मक होगा, क्योंकि एक अंशव्यापी है दूसरा पूर्णव्यापी है, एक निषेधात्मक है दूसरा भावात्मक है। तो निष्कर्ष भी जो है सुनिषेधात्मक होगा, यानी ओ होगा या तो ई होगा। तो चूंकि एक वाक्य अंशव्यापी है तो इसमें निष्कर्ष जो है सो ओ या आई होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि आई और ई से निगमन नहीं निकलता है, यानी एक वाक्य अंशव्यापी भावात्मक आई हो और दूसरा वाक्य पूर्णव्यापी निषेधात्मक हो, तो इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो अतः निष्कर्ष को निषेधात्मक होना होगा, इसलिए निष्कर्ष के निषेधात्मक होने से बृहत पद निष्कर्ष में व्याप्त हो जाएगा, जो कि बृहत वाक्य में अव्याप्त है। यानी आई का कोई भी वाक्य व्याप्त नहीं होता है। तो इसलिए जो आधार वाक्य में अव्याप्त है वह निष्कर्ष में व्याप्त हो जाएगा, और उद्देश्य और विधेय दोनों अव्याप्त रहने के कारण इसमें अनुचित बृहत पद का दोष आ जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि जब अनुमान का बृहत वाक्य अंशव्यापी तथा लघु वाक्य निषेधात्मक हो तब निष्कर्ष नहीं निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्याय में मध्यवर्ती पद यानी मिडिल टर्म को कम से कम एक बार अवश्य व्याप्त होना चाहिए। मध्यवर्ती पद का अनुमान में बहुत महत्व है, क्योंकि मध्यवर्ती पद का कार्य है बृहत पद और लघु पद में संबंध स्थापित करना, और बृहत पद वाक्य में मध्यवर्ती पद संबंध बृहत पद से रहता है और लघु वाक्य में लघु पद से रहता है। यानी मध्यवर्ती पद का एक बार संबंध बृहत पद से होता है और दूसरे वाक्य में लघु पद से होता है। तो अगर अब मध्यवर्ती पद कम से कम एक बार भी व्याप्त नहीं हो तो इसका अर्थ होगा कि बृहत पद का संबंध मध्यवर्ती पद के किसी एक अंश से और लघु पद का संबंध मध्यवर्ती पद के किसी दूसरे अंश से है। ऐसे स्थिति में हम बृहत पद और लघु पद में संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं, इसलिए मध्यवर्ती पद को कम से कम एक बार अवश्य व्याप्त होना चाहिए। व्याप्त का अर्थ होता है निश्चित और अव्याप्त का अर्थ होता है अनिश्चित। अगर मध्यवर्ती पद व्याप्त नहीं है तो इसका अर्थ है कि मध्यवर्ती पद अनुमान में अनिश्चित है, और जब मध्यवर्ती पद अनिश्चित है तब वह लघु पद और बृहत पद में किस प्रकार संबंध स्थापित कर सकता है। तो मध्यवर्ती पद को एक अगुआ या घटक की तरह होता है, जो लड़का या लड़की के संबंध के पक्ष में संबंध स्थापित करता है। तो अगर ये कहने का मतलब है कि अगुवाही अनिश्चित हो तो वह किस प्रकार से दोनों पार्टी में संबंध स्थापित कर सकता है। अतः मध्यवर्ती पद को कम से कम एक बार अवश्य व्याप्त होना चाहिए। जैसे एक सांकेतिक उदाहरण ले लें, ऑल P इज M और ऑल S इज M। यहाँ मध्यवर्ती पद M दोनों में अव्याप्त है, क्योंकि ये पूर्णव्यापी भावात्मक वाक्य है, और पूर्णव्यापी भावात्मक वाक्य में सिर्फ उद्देश्य व्याप्त होता है, विधेय व्याप्त नहीं होता है।
और विधेय एम जो है सो विधेय के स्थान पर है। तो इसलिए इसमें जो है सो मध्यवर्ती पद को चित्र में मैं यहाँ नहीं समझा पा रही हूँ। तो इस अनुमान को अगर चित्र द्वारा हम प्रमाणित करें तो चित्र में हम देखते हैं कि एम के ऊपरी हिस्से से संबंध है पी का, तथा एम के निचले हिस्से से संबंध है एस का। अतः पी और एस के बीच संबंध नहीं हो सकता है। अतः दोनों का संबंध मध्यवर्ती पद के दो हिस्से से है, एक ऊपरी हिस्से से, दूसरे निचले हिस्से से। अतः मध्यवर्ती पद को कम से कम एक बार अवश्य व्याप्त होना चाहिए। थैंक यू। नेक्स्ट के वीडियो क्लास में मैं इसके आगे का पढ़ाऊँगी।